हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर राजीव रंजन राजीव पारामाउंट क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। कल मैंने समान अध्ययन का एक टेस्ट का सिलसिला आरंभ किया था 100 क्वेश्चन का। उसका एक पार्ट 50 क्वेश्चन हमने कल पूरा किया था। आज मैं उससे आगे का पार्ट पूरा करूंगा। मैं प्रत्येक सेट में 100 क्वेश्चन को दो भाग में बांटकर 50-50 क्वेश्चन का सेट 1 सेट 2 करके या पार्ट 1 पार्ट 2 करके वीडियो आप देखेंगे। तो आप पुनः सुन लें। आप 100 क्वेश्चन का समान अध्ययन का टेस्ट रहेगा जो आपको 2 दिन में विथ डिस्कशन मिलेगा 50-50 क्वेश्चन करके, और वह पार्ट 1 पार्ट 2 के रूप में उपलब्ध रहेगा। तो हमने कल 1 to 50 किया था, आज मैं आपके साथ 51 से हूं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 आप देखेंगे। भारत में राष्ट्रीय आय का प्राकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय आय का जो आकलन है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन CSO द्वारा किया जाता है। CSO यानी सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसकी स्थापना 1951 में हुआ था। 1951 में हुआ था। एक और ऑप्शन उसमें दिखाई दे रहा है, योजना आयोग बच्चों। तो योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी और वह एक गैर संवैधानिक संस्था है। चौथा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संस्था। इसको NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इसका मुख्यालय बच्चों कोलकाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव विकास सूचकांक पहली बार कब विकसित किया गया था? तो मानव विकास सूचकांक बच्चों पहली बार कब विकसित किया गया था? तो यह 1997 ईस्वी में विकसित किया गया था और इसे महबूब उल हक, पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूब उल हक और हमारे यहाँ के अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन का महत्वपूर्ण योगदान है। इसमें महबूब उल हक और अमर्त्य सेन का महत्वपूर्ण योगदान है। आइए बच्चों, तीसरा क्वेश्चन आप देखेंगे। आर्थिक नियोजन के युग के आरंभ से भारत की सकल राष्ट्रीय आय में कृषि का हिस्सा पे क्या हुआ? यानी धीरे धीरे कृषि में क्या परिवर्तन आया, वो पूछना चाह रहा है क्या परिवर्तन आया। तो आप देखेंगे बच्चों, शुरू में आजादी के बाद हमारे देश में कृषि का योगदान राष्ट्रीय आय में 50% से एबव था और आज घटकर जो है वह 12 to 14% के बीच आ गया है। 12 to 14% के बीच आ गया है, यानी वह निरंतर कम होता रहा है। पहला ऑप्शन आपके साथ है, निरंतर कम होता रहा है। ऐसा है कि हमेशा हम लोग कहते हैं भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है और यहाँ की अधिकांश आबादी कृषि पर निर्भर है। उसके बावजूद भी हमारी जो सरकार है वो न तो कृषकों की अच्छी दशा के लिए लगातार प्रयत्न कर रही है, न तो गरीबी के नाम पर गरीबी को दूर करने का प्रयास कर रही है। वह सिर्फ गरीब और कृषकों का बहाना बनाकर उनके साथ मजाक लगातार आजादी के बाद आज तक हो रहा है। धन्यवाद। आइए मैं आगे देखता हूं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य कौन कौन हैं? तो आप सुने होंगे कि सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य और अस्थायी सदस्य 2 प्रकार के सदस्य होते हैं। तो जो अस्थायी सदस्य हैं वो लगातार वही हैं, जो अस्थायी सदस्य होते हैं वो 2 साल के लिए बनते हैं। तो इसमें जो अस्थायी सदस्य है वो है चीन है, फ्रांस है, रूस है, ब्रिटेन है, USA है। तीसरा नंबर है बच्चों चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और USA। चीन, फ्रांस, रूस, USA। चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और USA। तीसरा नंबर है बच्चों, तीसरा नंबर
भारत को भी अस्थायी सदस्य बनाने का कई बार प्रयास हो चुका है। अफसोस अभी तक भारत अस्थायी सदस्य नहीं बन पाया है, क्योंकि बार बार उस बीच में चीन इसे बाधा डाल देता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सुमेलित है नहीं है, यानी जो गलत है बच्चों वह पूछा जा रहा है आपसे कि इसमें गलत कौन है। तो ये सभी के सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं, जो गलत है वही आपसे पूछा जा रहा है। तो आप देखेंगे राजस्थान परमाणु संयंत्र ये रावत भाटा है, ये उदयपुर में नहीं है, रावत भाटा, रावत भाटा, रावत भाटा है। राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र रावत भाटा है। बाकी तीनों सही है। नरौरा परमाणु संयंत्र उत्तर प्रदेश, कलपक्कम परमाणु संयंत्र तमिलनाडु, कैगा परमाणु संयंत्र कर्नाटक, ये तीनों बच्चों सही है। पहला ऑप्शन आपको सही करना है। राजस्थान परमाणु संयंत्र रावत भाटा में है, रावत भाटा में है। अगला है, माउंट एवरेस्ट को 2 बार फतह करने वाली महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट को 2 बार फतह करने वाली महिला कौन थी? तो ये महिला है, वो भारतीय भी है, भारतीय महिला है, वो है संतोष यादव, संतोष यादव, संतोष यादव। बच्चों ये माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कई बार एग्जाम में आ जाते हैं 8,848 मीटर। कुछ बीच में कुछ विद्वानों ने उसे बताया कि वह थ्रस्ट के कारण बढ़ा है, वह 850 हो गया है, लेकिन आप 8,848 से 8,850 के बीच पढ़कर रखेंगे। आपके ऑप्शन के हिसाब से आप उसे लगाएंगे, अपने ऑप्शन के हिसाब से आप उसे लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है बच्चों, सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? तो आइए सबसे पहले हम ये देखें कि कहां कहां कौन है। भरतनाट्यम कहां है? तमिलनाडु में है। ओडिसी कहां है? उड़ीसा में है। मोहिनी अट्टम कहां है? आंध्र प्रदेश में है। और ये कथक कहां है? कथक और कथकली, ये सुने होंगे नाम बच्चों, कथक और कथकली का नाम आप सुने होंगे। तो यहाँ आपके लिए पूछा जा रहा है सदीर के बारे में। ये सदीर जो है ये भरतनाट्यम से मिलता है, ये भरतनाट्यम का ही प्राचीन नाम सदीर नृत्य शैली है। भरतनाट्यम का ही प्राचीन नाम सदीर है, सदीर है। आगे बाबू क्वांटो का मैदान किस देश में है? क्वांटो, क्वांटो का मैदान किस देश में है? क्वांटो का मैदान, तो ये क्वांटो का जो मैदान है वो जापान में है। कहाँ है? जापान में है। यांगटी सिकियांग मैदान कहाँ है? चीन में है। यांगटी सिकियांग मैदान कहाँ है? चीन में है, चीन में। भार का एसआई मात्रक क्या है? भार का एसआई मात्रक है न्यूटन। भार का एसआई मात्रक न्यूटन। बल का मात्रक सीजीएस में क्या हो जाएगा? डाइन, डाइन। तो यहां आपका आंसर क्या हो जाएगा? न्यूटन। भार का एसआई मात्रक न्यूटन। संवेग की इकाई क्या है? आपका क्वेश्चन है संवेग की इकाई क्या है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। दूसरा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन आप पढ़े होंगे संवेग P बराबर m गुने v, यानी संवेग बराबर मास इंटू वेग, मास इंटू वेग। आपके एग्जाम में बराबर कुछ न कुछ मात्रक के बारे में क्वेश्चन रहता ही रहता है, तो आप वहां पर इसे ध्यान से देखेंगे। अगला क्वेश्चन है शक्ति की इकाई क्या है? अब यहाँ एक टर्म जोड़ दिया है आपको कंफ्यूजन में डालने के लिए। उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है? यानी जब बड़ा मात्रक हो जाए, आप सुने होंगे 746 वाट बराबर 1 अश्व शक्ति होता है। 746 वाट बराबर 1 अश्व शक्ति होता है, या 1 अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। अगर नॉर्मल रहता शक्ति का इकाई क्या है तो वाट होता। यहाँ आपका आंसर क्या होगा बाबू? यहाँ आपका आंसर होगा, यहाँ आपका आंसर होगा अश्व शक्ति, अश्व शक्ति, अश्व शक्ति। आगे क्वेश्चन है ध्वनि को मापने के लिए किस यूनिट का आप प्रयोग करते हैं?
तो ध्वनि का मापने के लिए आप डेसिबल का उपयोग करते हैं, डेसिबल का। ध्वनि को मापने के लिए आप डेसिबल का उपयोग करते हैं। आवृत्ति का मात्रक हर्ज है, आवृत्ति का मात्रक हर्ज है। प्रतिरोध का मात्रक ओम है, प्रतिरोध का मात्रक ओम है। विभवांतर का मात्रक वोल्ट है। ये साइंस में जो है ये एक न एक मात्रक का क्वेश्चन प्रत्येक साल आता है एग्जाम में, तो आप वहां पर इसे ध्यान रखेंगे। आगे क्वेश्चन है विद्युत आवेश का मात्रक क्या है, विद्युत आवेश का मात्रक क्या है? तो आप बताइए। आवेश का मात्रक कूलाम है, आवेश का मात्रक कूलाम है, आवेश का मात्रक कूलाम है। दूसरा, आवेश का मात्रक कूलाम है। विभवांतर का मात्रक वोल्ट है, विभवांतर का मात्रक वोल्ट है, वोल्ट है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है? अधिकतम तो ऐसा है कि आप पढ़े होंगे ठोस द्रव गैस, तो सबसे अधिक आकर्षण बल ठोस में होता है, सबसे कम गैस में होता है। सबसे अधिक आकर्षण बल ठोस में होता है, सबसे कम आकर्षण बल गैस में होता है। सबसे अधिक ठोस में होता है, सबसे कम गैस में होता है। तो आपका आंसर यहाँ ठोस होगा। अगर क्रम कहें तो सबसे अधिक ठोस में, इसके बाद द्रव में, इसके बाद गैस में। ठोस द्रव गैस। अगर सबसे कम से अधिक की ओर कहें तो गैस, सबसे कम गैस में, फिर द्रव में, फिर ठोस में। नेक्स्ट, पदार्थ के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? पदार्थ के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो आप देखें पहला ऑप्शन है पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता है। यही पहला ऑप्शन गलत है, इनके कणों के बीच आकर्षण बल होता है। पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल होता है, यही सही है, यही सही होगा। यही गलत है, पहला गलत है। इसको सही में क्या होगा? आकर्षण बल होता है। और बाकी पदार्थ के कण द्रव और वायु में स्थानांतरित होते हैं। पदार्थ कणों से बना होता है, कणों के बीच अंतर होता है, ये सभी सही है। पहला नंबर गलत है, पहला नंबर गलत है। नेक्स्ट है ठोस के कणों के संदर्भ में क्या सही है? ठोस के कणों के संदर्भ में क्या सही है? ये सही, व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं। ये ठोस के कण जो हैं व्यवस्थित तरीके से होते हैं। द्रव के कण उससे कम यानी अव्यवस्थित होते हैं। गैस के पूर्णतः अव्यवस्थित होते हैं। तो आपका जो आंसर है बच्चों वो तीसरा नंबर होगा। आपका जो आंसर है बच्चों वो तीसरा होगा। ये व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं, व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं। बाकी ये जो पहला ऑप्शन है गतिशील यादृच्छिक गतिशील गलत है। उनके बीच बड़े अंतराल, यह भी गलत है। बड़े नहीं, वह छोटे अंतराल होंगे। न्यून आकर्षण नहीं, अधिक आकर्षण होता है। तो आपका आंसर क्या हुआ? तीसरा नंबर हुआ। आपका आंसर क्या हुआ? तीसरा नंबर हुआ। आगे है अभी तक वैज्ञानिक द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्था दिखाई गई है? अभी तक वैज्ञानिक द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्था दिखाई गई है? तो 5 अवस्था हो गया है। ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और हिग्स बोसॉन। 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 किसमें विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता है? किसमें विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता है? आपका विसरण सबसे अधिक तीव्रता से गैस में होता है। विसरण सबसे अधिक तीव्रता से गैस में होता है। इसीलिए आप देखते होंगे कभी कभी आप परफ्यूम जब मारेंगे तो यह बहुत दूरों तक कमरे में कहीं एक जगह परफ्यूम, हार्ड परफ्यूम आप मार देते हैं तो पूरा कमरा जो है अगल बगल भी फुल फ्लैट गम गम करने लगता है। वही विसरण के कारण, गैसों के विसरण के कारण बच्चों, गैसों के विसरण के कारण। नेक्स्ट है हेमेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? हेमेटोलॉजी में ब्लड का अध्ययन होता है, रक्त का अध्ययन होता है, रक्त का अध्ययन होता है। हेमेटोलॉजी रक्त का अध्ययन होता है। हेमेटोलॉजी रक्त का अध्ययन है, हेमेटोलॉजी। और हड्डियों का अध्ययन है ऑस्टियोलॉजी।
हड्डी का अध्ययन है ऑस्टियोलॉजी, हड्डी का अध्ययन है ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉर्फोलॉजी किसका अध्ययन है? मॉर्फोलॉजी किसका अध्ययन है? ये मॉर्फोलॉजी है, ये आपका जो तीसरा नंबर ऑप्शन है, ये तीसरा जो आपका ऑप्शन है वही है इसका आंसर। जीव की आकृति, उनकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन, ये तीसरा नंबर है। जीव की आकृति, उनकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन। मानव विकास का क्या होता है? एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी। कीड़ों का अध्ययन इंटोमोलॉजी, इंटीमोलॉजी, इंटोमोलॉजी। आपका आंसर जो है बाबू ये तीसरा नंबर है, तीसरा नंबर है। आगे है किसमें मनुष्य का अध्ययन होता है? मनुष्य का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी मनुष्य का अध्ययन होता है, मनुष्य का अध्ययन। एंटोमोलॉजी कीड़ा का। आर्कियोलॉजी, ये आर्कियोलॉजी पुरातात्विक अध्ययन होता है, पुरातात्विक अध्ययन होता है आर्कियोलॉजी। आगे है जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाज शास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है? गहरा संबंध है, किसका है वो? ये कौन सा अध्ययन है? ये है अभी बार बार आ रहा है एंथ्रोपोलॉजी, 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 एंथ्रोपोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जानते हैं? किस नाम से जानते हैं? यह आंसर है आपका भ्रूण विज्ञान, भ्रूण विज्ञान, भ्रूण विज्ञान। अगला है पौधे में बीमारी के अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? वो है फाइटोपैथोलॉजी, 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 फाइटोपैथोलॉजी। फाइटोपैथोलॉजी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 2020 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाली लुईस गल्क, लुईस गल्क जो है वो इसका संबंध किस देश से है? तो आप सभी को लगभग हमें लगता है कि याद होगा ये लुईस गल्क के बारे में, ये अमेरिका से है। ये लुईस गल्क का रिलेशन अमेरिका से है, लुईस गल्क जो है वह अमेरिका से है। अगला है यूनेस्को और जैव उर्वरक, यूनेस्को के जैव संरक्षक मंडलों के वैश्विक नेटवर्क में शामिल भारत का 12वां जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन है? जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र ये पन्ना जैव मंडल है, मध्य प्रदेश में है। पन्ना जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, पन्ना जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, पन्ना जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। आगे है इसरो द्वारा ईओएस का प्रक्षेपण किस प्रक्षेपण यान से किया गया था? तो ये जो इसरो द्वारा किया गया था वह था PSLV, PSLV C49, PSLV C49, PSLV C49, PSLV C49, PSLV C49, PSLV C49। वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2020 में भारत को 94वां स्थान मिला है, 94वां स्थान मिला है। देखिए 2021 में क्या होता है, क्योंकि ये महामारी लगातार विकराल रूप धरता जा रहा है, विकराल रूप धारण करता जा रहा है। 20 में देखिए 2020 की स्थिति से 2021 की स्थिति ज्यादा ही भयावह हो गई है और ऐसा अनुमान किया जाता है कि कम से कम यह 3 साल रहता है, 20, 21, 22, 20, 21, 22, क्योंकि जब वर्ड फ्लू भी आया था तो वह भी 3 वर्ष तक रहा था। तो इसका जो पहली लहर होती है वो थोड़ी कम होती है, फिर सेकेंड लहर विकराल होता है, थर्ड लहर भी नॉर्मल हो जाता है। यानी 3 वर्ष की यह कोरोना रहने वाली है।
वैज्ञानिकों के अनुसार। तो आपका आंसर है 94। आगे है, सिलिनेक्स किन दो देशों के बीच का सैन्य अभ्यास है? सिलिनेक्स ये भारत और श्रीलंका के बीच है, भारत और श्रीलंका के बीच है सिलिनेक्स। सिलिनेक्स गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? तो ये जो गार्डन रिच है, गार्डन रिच ये कोलकाता में है। ये गार्डन रिच कहाँ है? कोलकाता में है, कोलकाता में है। अभी हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया एंटी सदरिमन युद्धपोत IMS कावारती का निर्माण किस प्रोजेक्ट के तहत हुआ है? किस प्रोजेक्ट के तहत हुआ है? यह है प्रोजेक्ट 28, प्रोजेक्ट 28, प्रोजेक्ट 28, प्रोजेक्ट 28। रोहतांग दर्रा किस दो स्थान के बीच कनेक्टिविटी प्रदान करता है? रोहतांग दर्रा मनाली से लेह को, मनाली से लेह को रोहतांग दर्रा कनेक्टिविटी देता है। मनाली से लेह को रोहतांग दर्रा कनेक्टिविटी देता है, मनाली से लेह तक। ये मनाली हिमाचल प्रदेश में है। आप कभी हिमाचल प्रदेश जाएंगे तो मनाली से लेह जाने का रास्ता है, उसी में ब्यास कुंड पड़ता है। आगे है, अटल टनल यानी अटल सुरंग हिमालय की किस क्षेत्र में निर्मित है? वो अटल सुरंग जो है किस क्षेत्र में निर्मित है? आप इस बार भी सुने देखे होंगे, 2021 के जनवरी में लोग 1 जनवरी को यहाँ पार्टी मनाने गए हुए थे। ये पीर पंजाल क्षेत्र में है। ये अटल टनल कहाँ है? पीर पंजाल क्षेत्र में है। ये अटल टनल कहाँ है? पीर पंजाल क्षेत्र में है, पीर पंजाल क्षेत्र में है। भारत की सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी है काराकोरम, सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी है हमारे यहाँ काराकोरम, काराकोरम। नेक्स्ट है आपका, हिमालय के पीर पंजाल में बनी अटल टनल की लंबाई कितनी है? ये अटल टनल की लंबाई पूछा जा रहा है, ये है 9.02 किलोमीटर, 9.02 किलोमीटर। पीर पंजाल में अटल टनल की लंबाई पूछी जा रही है 9.02 किलोमीटर। देश की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन है? यह है चेनारी नासरी सुरंग, चेनारी नासरी सुरंग है, चेनारी नासरी सुरंग है। यह है 9.25, 9.25 किलोमीटर लगभग में है चेनारी नासरी सुरंग, चेनारी नासरी सुरंग। अगला क्वेश्चन है, हर घर जल की सुविधा प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? हर घर जल, ये गोवा है। हर घर जल, ये नल जल योजना के तहत सरकार की योजना है, बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है। हर घर को जल देने का और नल के माध्यम से अभी यह चालू है। कोशिश किया जा रहा है कि 2024 तक हर घर को जल उपलब्ध हो जाए नल के माध्यम से। कौन सी विमानन कंपनी देश के पहले सी प्लेन सेवा का संचालन कर रही है? देश के पहले सी प्लेन सेवा का संचालन स्पाइस जेट कर रही है, स्पाइस जेट कर रही है, स्पाइस जेट कर रही है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में मोदी ने 31 अक्टूबर 2020 को पटेल के जन्मदिन पर किस स्थान से पहली सी प्लेन सेवा लिया था? ये अहमदाबाद से लिए थे, अहमदाबाद से लिए थे, अहमदाबाद से। वर्तमान में भारत के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का भार किसके पास है? यह है नरेंद्र सिंह तोमर के पास, नरेंद्र सिंह तोमर के पास, नरेंद्र सिंह तोमर के पास। अभी हाल ही में भारत सरकार द्वारा लिए गए एक निर्णय के तहत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की यात्राओं के लिए बोइंग 777-300ER नामक विमान की मंजूरी दी गई है। ये बोइंग कंपनी का संबंध किस देश से है? तो ये जो बोइंग कंपनी है ये अमेरिका से है, ये बोइंग कंपनी अमेरिका से है, अमेरिका से है। ये बोइंग कंपनी कहाँ से है? अमेरिका से है। तो बच्चों अब जो शेष है वो 9 क्वेश्चन मैथ का है, जो मैथ हम नहीं बनाते हैं, आप स्वयं से ही मैथ देख लेंगे।
तो हमने 91 क्वेश्चन बनाया। यह क्वेश्चन थोड़ा सा स्तरीय लगा होगा, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, नॉर्मल जगह इसका जो है गुंजाइश नहीं है। लेकिन आप जब इस स्तर से करते हैं तो या तो आप बिहार दरोगा का एग्जाम दें, या आप जो है बीपीएससी का एग्जाम दें, या सीडीपीओ का एग्जाम दें। तीनों में किसी भी का एग्जाम देंगे आपके प्रीलिम्स में यह बेहतर काम देगा। और एक अच्छे स्टूडेंट को अच्छे लेवल का क्वेश्चन पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन तो हर बच्चे बनाते हैं, आप भी बनाएंगे, मगर जो हार्ड क्वेश्चन रहता है वो सभी लोगों से नहीं बनता है। तो आप इसे क्वेश्चन को बार बार देखेंगे। मैं पुनः अगले सेट में आपके साथ मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।